आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जो यूपीएससी के लिए लगातार पूछे जाने वाला विषय, विगत वर्षों में, आने वाले वर्षों में ये टॉपिक खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि भारत सरकार का चाहे अमृतकाल का विजन हो, अमृतकाल की प्रायोरिटीज हो, भारत सरकार के विकास की रणनीति हो, भारत सरकार के विकास के लक्ष्य हो, इन सब में यह मुद्दा लगातार एक उच्च स्थान प्राप्त कर रहा है। और यह मुद्दा क्या है? समावेशी विकास। समावेशी विकास। समावेशी विकास एक ऐसी संकल्पना है जिसके अंतर्गत वो लोग जो विकास के प्रारंभिक चरण से आज तक विकास की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो चुके हैं, उन्हें पुनः विकास की मुख्य धारा में लाना। ने लगातार मोदी जी का विजन सुना होगा, 2014 से कहते आ रहे हैं सबका साथ सबका विकास। अभी हाल ही के बजट 2023-24 में उन्होंने एक और नया विचार दिया, समावेशी कल्याण। तो समावेशी कल्याण तक पहुंचने के लिए भारत की अगर विकास यात्रा पर विचार करें तो प्रारंभ में हमारा सारा बल किस मुद्दे पर था? सारा बल तीव्र आर्थिक समृद्धि पर था। और हमने ये मान लिया विकास के प्रारंभिक दौर में कि तीव्र समृद्धि निस्पंदन सिद्धांत के द्वारा गरीबों तक पहुंचेगी और परिणाम क्या होगा? गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता स्वतः समाप्त हो जाएगी। लेकिन अनुभवगम्य तथ्य क्या बताते हैं? इंपेरिकल एविडेंसेस वो ये शो करते हैं कि विगत वर्षों में ऐसा कुछ हुआ नहीं। और ये बात हर पंचवर्षीय योजना, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, लगातार योजना आयोग ये महसूस करता रहा कि जो हमारा तीव्र विकास के लक्ष्य हैं उनके लाभ गरीबों तक नहीं पहुंच रहे। नौवीं योजना में तो ये रियलाइज किया गया कि भाई अभी विकास के लक्ष्य नहीं पहुंचे। इसी कारण जब हम लोगों की 11वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई 2007 से 12 के दौरान, तो योजनाकारों के विचारों में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। और यह क्रांतिकारी परिवर्तन उनके लिए एक नया विचार लेकर आया, समावेशी विकास। इस समावेशी विकास के लिए दो पिलर, दो आधारभूत स्तंभ भारत सरकार ने विशेष रूप से मैं इस संदर्भ में मोंटेग सिंह अहलूवालिया जी का, डॉक्टर मोंटेग सिंह अहलूवालिया जी का दृष्टिकोण सामने रखना चाहता हूं। जब वो डिफाइन कर रहे थे डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन के समावेशी विकास क्या है, तो उन्होंने परिभाषित किया कि विकास की प्रारंभिक प्रक्रिया से लेकर आज तक समाज का एक ऐसा वर्ग है जो सामाजिक और सांस्कृतिक, आर्थिक, वित्तीय रूप से बहिष्कृत है। यानी सामाजिक रूप से भी बहिष्कृत है और वित्तीय रूप से भी बहिष्कृत है। इसका क्या तात्पर्य है? कौन सा वर्ग है? एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाएं। ये एक ऐसा वर्ग था जो सामाजिक विकास की मुख्य धारा से भी बाहर था और वित्तीय समावेशन की धारा से भी बाहर था। इन लोगों को यदि ऋण लेना पड़ता तो लोकल मनी लेंडर कम ट्रेडर स्थानीय व्यापारियों से ऋण लेते, और ये जो ब्याज वसूल करते इतना शोषणात्मक था कि ये समाज का वर्ग कभी विकास की मुख्य धारा में शामिल ही नहीं हो पाया। इसलिए जब समावेशी विकास को परिभाषित किया गया तो उन्होंने क्या कहा? समावेशी विकास के दो आधार होंगे, एक होगा सामाजिक समावेशन, सोशल इंक्लूजन, सामाजिक समावेशन, और दूसरा होगा वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन। और इसके लिए आपको ध्यान भी होगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन की जो बात हम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक नई स्कीम लागू की थी। कौन सी थी जी? जन धन योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसका लक्ष्य क्या था? उन गरीब लोगों को जिनके पास कोई आय का स्रोत नहीं है, जिनके पास कोई परिसंपत्ति नहीं है, वाणिज्य आपके वो शेड्यूल्ड हो या गैर शेड्यूल्ड बैंक हो, को अपना खाता खुलवाने की अनुमति देना। और इन लोगों का हमारे शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक जैसे एसबीआई ने बुला बुला के लोगों के खाते खुलवाए, और जो भी गरीब इनमें खाता खुलवाएगा उन्हें संगठित साख की सुविधाएं प्रदान करना। इन लोगों को एक इंश्योरेंस कवरेज जो 1 लाख रुपए का दिया गया, मृत्यु की
समय अगर नेचुरल डेथ है तब भी 30,000 का एक इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया गया। इस स्कीम का उद्देश्य क्या था? वित्तीय समावेशन के माध्यम से सरकार 2 लक्ष्य प्राप्त करना चाहती थी। इन लोगों का जो पैसा बाजार में या इनकी जेब में बेकार व्यर्थ जाता है, उसे बैंकिंग संस्थाओं में लाकर देश की वित्तीय बचतों को बढ़ाकर, निवेश को बढ़ाकर विकास की गति को तेज कर। जबकि दूसरा लक्ष्य क्या था? इन लोगों को लोकल मनी लेंडर कम ट्रेडर्स, जो निजी क्षेत्र के व्यापारी हैं, शोषण करते हैं, उनके शोषण से मुक्ति दिलाकर वित्त के माध्यम से स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना भी भारत सरकार का वित्तीय समावेशन का एक मूलभूत लक्ष्य था और बहुत हद तक सरकार इसमें सफल भी रही। परिणाम क्या हुआ? इन लोगों के पास बढ़ती हुई आय ने इन लोगों की गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वलिटी, तीनों चीजों को कम किया। और साथ ही क्या किया? SC, ST, OBC और महिलाओं का सशक्तिकरण भी इसने किया। इन 4 लक्ष्यों की प्राप्ति के साथ 2 महत्वपूर्ण लक्ष्य और प्राप्त हुए। जैसे जैसे लोग आर्थिक रूप से वायबल यूनिट यानी एक ऐसी इकाई में परिवर्तित होते हैं कि जो स्वनिर्भर हो, आत्मनिर्भर हो, परिणाम क्या होता है? आर्थिक संपन्नता के माध्यम से ही लोग सामाजिक संपन्नता का वर्ण करते हैं, सामाजिक समावेशन में पदार्पण करते हैं। और वैसा हुआ। और परिणाम क्या हुआ? बाद में इनके बढ़ते हुए ज्ञान ने एक बेहतर शासन, ऐसी सरकार का चयन करना प्रारंभ कर दिया जो देश को बेहतर अभिशासन दे सके। आपने देखा होगा 2014 में वर्षों अनुवर्ष से जमी हुई सरकारों को उखाड़ फेंका गया और नई सरकारों में भी ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचाया जो वास्तव में देश का कल्याण करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं। आपके सामने एग्जाम्पल है, बिहार के अंदर लालू प्रसाद यादव की सरकार का पतन होना, भाजपा के समर्थन से नीतीश कुमार जी का सरकार का आना, केंद्र में सरकार का बदलना। ये क्या हुआ? बेहतर अभिशासन, बेटर गवर्नेंस। ये वास्तव में अभिशासन किस वजह से आ रहा है? लोगों के विचारों में परिवर्तन आने से लोगों को समझ में आने लगा कि यदि देश में एक मजबूत सरकार होगी, वो मजबूत सरकार ही लोगों के कल्याण के स्तर को आगे बढ़ा सकती है। और कोविड काल में आपने देखा भी, कोविड जैसी महामारी के दौरान बेहतर अभिशासन के कारण ही वैक्सीनेशन इतने लार्ज स्केल पे केवल देश में ही सफल नहीं हुआ, बल्कि पूरे वैश्विक जगत में भारत में अपने परचम लहराए, उन देशों को भी मदद करी जहां कहीं विकसित देश शोषण करने पर उतर आए थे, अमेरिका जैसे देश। इसके अतिरिक्त क्या हुआ जी? पर्यावरण की सुरक्षा भी इसी व्यवस्था के अंतर्गत आती। इस प्रकार यदि आप देखोगे, समावेशी विकास वास्तव में ऐसी विकास प्रक्रिया है जो अपने आप में महत्वपूर्ण लक्ष्य जो हम 1947 से लेकर आज तक प्राप्त नहीं कर पाए को प्राप्त करने का प्रयास लगातार करती, और वैसा हुआ भी। धन्यवाद।